हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो आई एम पलक। मैं अभी कॉलेज में हूँ एंड आप मुझे दीदी बुला सकते हैं। आई विल बी योर मेंटर थ्रू आउट दिस जर्नी एंड आई हैव स्टडीड PCB in my class 11th and 12th and I have scored decent marks in all my exams, so you can check the description for that. एंड पढ़ते हैं कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आगे 11th एंड 12th में अगर आप कोई PCM या PCB लेना चाहते हैं, फिर आप कोई भी साइंसेस लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री में मेजर करना चाहते हैं, तो उसमें कार्बन आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। तो अगर आपके बेसिक्स सभी से क्लियर होंगे दैन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से एंड सीरियसली समझिए। दिस विल बी बेसिकली NCERT हाईलाइट सीरीज। जिन्हें प्रॉपर NCERT ओरिएंटेड चाहिए, वी विल हैव अ सेपरेट सीरीज जिनमें मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगी, थोड़े से डिटेल में भी जाऊँगी जो 11th-12th में सिखाई जाती है, थोड़ा थोड़ा सा टच करूँगी सो दैट यू कैन एटलीस्ट गेट अ फील कि अच्छा 11th-12th में ऐसे पढ़ाया जा सकता है एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू जब आपको अपनी स्ट्रीम डिसाइड करनी, बिकॉज ऑलमोस्ट टाइम आएगी एंड काफ़ी के स्कूल में तो शुरू भी कर दिया होगा कि हमें कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है। तो आज हम बेसिकली NCERT हाईलाइट्स करेंगे। सो लेट्स गो। हमें पता है कि कार्बन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हमारी पूरी अर्थ में हम भी कार्बन से बने होते हैं, कार्बन कंपाउंड से बने होते हैं इनफैक्ट, एंड हमारी पूरी नेचर में भी कार्बन प्रेजेंट होती है बिकॉज इट इज़ द ओनली एलिमेंट विच कैन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स इन नेचर। बिकॉज इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है तो वो इसे हेल्प करती है जिससे काफ़ी सारे बॉन्ड बना सकती है। वो हम इसके आगे चैप्टर में पढ़ेंगे एंड मैं थोड़ा सा डिटेल करूँगी ताकि आपको बोरिंग ना लगे क्लास की। ये तो बिल्कुल NCERT ओरिएंटेड सीरीज हो गई। इट विल बी फन, राइट। तो इसमें इंट्रो में थोड़ा सा ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं। द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम हमारे फॉसिल फ्यूल होते हैं जो हम अपनी गाड़ी वगैरह में यूज़ करते हैं, राइट। एंड 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। सो हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आपको पता है कि अगर इसका लेवल ज़्यादा हाई हो जाता है तो एक बहुत कॉमन टर्म बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, राइट। सो कार्बन लेवल्स हमेशा हमारे डिसेंट रहने चाहिए नेचर में, अदरवाइज थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो इट विल बी डेंजरस। आगे बढ़ते हैं। बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक कंपाउंड आपने शायद लास्ट चैप्टर में पढ़ूंगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगी। बट आई स्टार्टेड विद दिस चैप्टर बिकॉज आई पर्सनली प्रेफर दिस चैप्टर। मुझे चैप्टर पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं चाहती थी कि केमिस्ट्री थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बने, तो इससे मैंने शुरुआत करी। एंड आयनिक बॉन्ड की मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड हमारे एक्सचेंज ऑफ आयन से बनता है बिटवीन कैटायन एंड एनायन। इसमें हमारे आयन्स एक्सचेंज होते हैं एंड दे फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सो अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो फिर उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा बिकॉज उसके लिए ज़्यादा एनर्जी एंड हीट चाहिए उसको उसके बॉन्ड को सेपरेट करने के लिए। एंड जब हम उसे किसी सोल्यूशन या पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो उसके जो आयन्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं पानी में। तो क्या होता है, जब हम उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो जो आयन्स होते हैं वो हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल की साइड अलग अलग चले जाते हैं। लाइक जो कैटायंस होते हैं वो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं तो हमारे कैथोड की तरफ चले जाते हैं, एंड जो एनायंस होते हैं वो नेगेटिव इन नेचर होते हैं तो हमारे एनायन की तरफ चले जाते हैं। तो ये पूरा हमारा सर्किट बन जाता है जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है, राइट। बट हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा कि तेरे पास ये एक है इलेक्ट्रॉन, तेरे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब हम दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना। ऑक्टेट क्या होता है? हमारा जो कोई भी एटम होता है उसके जो हमारा आउटर शेल होता है उसमें हमारे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उससे क्या होता है? हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, उसे हम ऑक्टेट कहते हैं। या फिर डुप्लेट हमारा हाइड्रोजन में होता है। ऑक्टेट नाम से पता चल रहा होगा, 8 इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट शेल, नॉट इन टोटल बट दी आउटर मोस्ट शेल। वो हम पढ़ेंगे KLMN सीरीज। अगर आपने पढ़ रखी हो तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं पढ़ाऊंगी। एंड ड्यूप्लेट हमारा हाइड्रोजन में होता है बिकॉज हमारे हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये हाइड्रोजन है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन। इसकी क्या करेंगे? ये यहाँ पे कोई शेयर नहीं कर, इसे दे नहीं सकता
ना ये इससे ले सकता, अगर ये इससे ले लेगा तो हमारा बन जाएगा H माइनस, एंड अगर ये यहाँ पे डोनेट कर देगा हमारा बन जाएगा H प्लस। अब H प्लस और H माइनस कोई भी स्टेबल नहीं होता, तो ये क्या करते हैं अपने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न यहाँ का रहता न यहाँ का रहता, ये बीच में घूमता रहता है। एक्चुअल में जो हमारा मैंने जो बॉन्ड बनाई है ऐसा दिखता नहीं है एक्चुअल में कि ये लाइन नहीं होती। एक्चुअली जो नेचर में होती है वो एक लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, हमारा एक सरफेस डायग्राम होता है जिसे बॉन्ड सरफेस डायग्राम कहते हैं। वो हायर केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है 11-12 में। वो हमारा ये जो पूरा यहाँ पे होता है बड़ा बड़ा सा इस तरह से, मैं दूसरे कलर से दिखा देती थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। इस तरह से हमारा पूरा की पूरा सरफेस होता है। तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो घूमते रहता है कि कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, कभी 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 यहाँ पे। तो ये ऐसा नहीं कि इसी साइड होगा ये वाला, ये इस साइड भी होगा, ये इस साइड भी होगा। इनको एक जगह मिल जाती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन को जितनी घूमने की जगह मिलेगी। जैसे हम लोग भी, हमारा कोविड टाइम में हम लोग अपने घर में बंद गए थे तो हम लोग बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गए थे, तो हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि अच्छा हमारे पास इतनी सी जगह है। लेकिन जैसे ही कोविड हमारे प्रोटोकॉल्स खुल गया था, लॉकडाउन खुल गया, तो हम बाहर जा सकते थे, हम लोगों से मिले। तो इलेक्ट्रॉन भी उसी टाइप की स्पीशी है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब इसे छोटा स्पेस मिलता है तो इसे बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील होता है कि अच्छा मुझे इतना छोटा सा स्पेस मिला। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों एटम से अपनी जगह शेयर कर ली, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ भी जगह मिल गई, यहाँ भी जगह मिल गई, इन्हें एक बड़ा स्पेस मिल गया घूमने के लिए। तो ये आपस में ऐसे घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये काफ़ी बेटर फील करता है, जिससे स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। ओके, तो इसलिए हम बोलते हैं कि आपस में कार्बन या किसी और कंपाउंड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर ले, बिकॉज इससे स्टेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज होती है। अगर आप बेसिक स्कूल लेवल पे जाओगे तो उसमें ऐसा नहीं बताते कि स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, उसमें सिंपल बता देते कि स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, वो ऐसे बॉन्ड बना लेंगे, शेयर कर लेंगे वगैरह वगैरह। बट एक्चुअल में अगर आप डेप्थ में जाओगे तो ये सारा की सारा आप इसे बेसिक ह्यूमन की तरह मान सकते हैं, जैसे मैंने बताया कोविड का एग्जांपल देके। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्पेस देंगे, उसे घूमने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा, देन इट विल बी हैप्पी। और अगर वो हैप्पी होगा तो उसे स्टेबिलिटी उसकी ऑटोमेटिकली हायर होगी, राइट। एंड नेक्स्ट है मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा मैंने बताया आप इसे रिलेट कर सकते हैं, अगर वो ऑलरेडी अपने आप में स्टेबल है तो वो जो उसके इलेक्ट्रॉन है उसे आपस में ऑलरेडी बहुत जगह मिल रही है, तो वो आपस में स्टेबलाइज रहते हैं, राइट। तो जब हम उसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं या फिर हमें उसे इलेक्ट्रिसिटी पास करानी होती है, तो वो जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इतनी जल्दी फ्री नहीं होते, मूव नहीं करते जल्दी से अपने ऑर्बिट्स को छोड़ के, बिकॉज उन्हें ऑर्बिट में काफ़ी स्पेस मिल जाता है, तो वो उसी में घूमते रहते हैं। तो इसकी वजह से ये थोड़े से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो कर देंगे, बट थोड़े से ही पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं अगर एज कम्पेयर टू आयोनिक कंपाउंड्स। एंड इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा आयोनिक कंपाउंड्स में लो होता है, दैट्स अ स्टार पॉइंट। एंड ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो ऑफ कोर्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। ये बेसिक थोड़े से एग्जाम्पल्स है, आप रीड कर सकते हैं, अदरवाइज दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं इसकी ट्रिक बताऊंगी जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे, उससे इजीली लर्न हो जाएगा, तो वो ज़्यादा बेटर होगा रादर देन क्रैमिंग अप ऑल दीज वैल्यूज़। एंड ये वैल्यूज़ एक्चुअल में नहीं पूछी जाती, इसका एक बेसिक ट्रेंड याद होना चाहिए। ट्रेंड इज़ इम्पॉर्टेंट कि किसके बाद क्या आ रहा है, वो शायद पूछ सकते हैं अगर उनका मन किया एक मुश्किल क्वेश्चन डालने के लिए, बट वैसे इसकी वैल्यूज़ नहीं पूछी जाती। इसका एक बेसिक ट्रेंड याद होना चाहिए, वो मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगी, उससे ये इजी हो जाएगा। वो भी एक्चुअली ट्रिक नहीं है, वो अगर 11-12 में आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें बेसिक चीज़ें सारी सिखाई जाती है, दीज आर ऑल दी बेसिक्स। तो अगर आप अभी से बेसिक क्लियर करते हुए चलेंगे देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द 11th and 12th। And since these compounds are largely non-conductors of electricity, we can conclude that the bonding in these compounds does not give rise to ions। ये तो ऑब्वियस बात है, जैसे मैंने H+ का एग्जांपल लिया था, जब उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, ना कोई इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दे रहा ना किसी को ले रहा,
किसी को इलेक्ट्रॉन ले रहा तो ऑफकोर्स आयंस तो नहीं बनेंगे, ना कैटायन बनेगा ना एनायन बनेगा, वो आपस में एक कंपाउंड बन जाएगा लाइक H2, या फिर कोई और कंपाउंड का एग्जांपल N2, H2, Cl2 कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारा कंपाउंड या मॉलिक्यूल बन जाता है बेसिकली। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये तो पता होगा ना कि एटॉमिक नंबर की सीरीज तो याद होगी कि 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 कैल्शियम, 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वैनेडियम, 24 वगैरह वगैरह। बट बेसिकली आपको 20 तक याद रखना, आप आगे भी याद रख सकते हैं। मुझे तो 30 तक याद है और उसके आगे मैंने ट्रिक से याद कर रखा है, तो मैं ट्रिक से सारी टेबल बना लेती हूँ, बट वो आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं। आपको 20 तक तो टिप्स पे याद होने ही चाहिए, उसमें कोई लीनियंसी नहीं चल पाएगी। आई एम सॉरी फॉर डैट। तो कार्बन का हमारा कितना होगा 6, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड KLMN सीरीज कैसे लिखी जाती है, KLMN 2 8 सॉरी 2 8 18 32 एंड द फॉर्मूला इज 2n स्क्वायर, ये तो पता होगा। n हमारा होता है ऑर्बिट, दैट इज k इज 1, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर हम n को 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 18 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो 32 आ जाएगा। बट दिस इज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम नहीं आती, बट आपको 10th के बोर्ड्स निकालने हैं तो कुछ नहीं कर सकते। अदरवाइज 11th की कॉन्फ़िगरेशन इज एक्चुअली मच इंटरेस्टिंग टू बी ऑनेस्ट। उसमें मज़ा आता है, SPDF सारे ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स पढ़ने में, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। बट अभी आप इतना पढ़ लीजिए, अगर आप कहेंगे तो मैं वो उसका अलग से लेक्चर बना दूँगी, उसमें मज़ा आता है, वो ईजी भी है, राइट। तो इसमें अब लिखा है कि हमारा जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन ना वो एनायन बनाता है। एनायन कैसे बनाएगा, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एंड कैटायन कैसे बनेगा, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो कार्बन हमारा 6 है, इसका हमारा K और L शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 2 and 4, ये हो गए टोटल हमारे 6। अब हमारे आउटर शेल की अगर हम बात करें, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज करनी है। अगर हम इसका एनायन बनाए तो ये हमारा 4 गेन करेगा ताकि इसका 2 8 हो जाए, बिकॉज 8 इज स्टेबल। या फिर ये हमारा 4 गेन करेगा तो हमारा हो जाएगा, आई एम सॉरी मैंने गलत बोल दिया शायद, हाँ, अगर ये 4 डोनेट करेगा तो कैटायन बनेगा, तो हमारा हो जाएगा ये 2, राइट। अगर ये 4 गेन करेगा तो हमारा हो जाएगा 2 एंड 8 एंड 8 से हमारी स्टेबिलिटी आ जाएगी। बट अगर हम एक्चुअल में बात करें, अगर मैं बोलूँ कि आपकी प्रॉपर्टी है बहुत सारी एंड आप सारी की सारी उसे डोनेट कर दीजिए, मैंने बोला कि आप बिगर कॉज के लिए, ग्रेटर कॉज के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी डोनेट कर दीजिए, आप करेंगे? नहीं करेंगे। अगर मैं बोलूँ कि आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी, चलिए आप थोड़ा सा अपना उसमें दान कर दीजिए, 10 लाख रुपए का दान कर दीजिए बहुत सारे पैसों में से, तो वो शायद कोई कर दे, चलो कोई बात नहीं, हम कर देते, हमारा भला होगा। बट अगर मैं बोलूँ नहीं भाई तुम तो सारी की सारी अपनी 80% प्रॉपर्टी दान कर दो, भाई कोई नहीं करेगा, ऑब्वियस बात है, कोई भी नहीं करेगा। इंसान नहीं करेंगे तो एटम क्यों करेगा, हम भी तो एटम से ही बने हुए हैं ना। एंड अगर मैं बोलूँ कि आप बहुत सारा अपना सामान एक्यूमुलेट करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए, आपने खाना खाया बहुत सारा, आपने 4 रोटी खाई, तो आपकी मम्मा ने बोला 1 रोटी और खा ले, तो ठीक है आप खा लेंगे। अब मम्मा ने बोला कि नहीं तुम तो 4 रोटी और खाओ, नहीं खा पाओगे, बिकॉज वो हमारी कैपेसिटी होती है कि हम उससे ज़्यादा नहीं खा सकते, हम इतना ही खा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ऐसी कार्बन बोलता है, एक बार कार्बन से बोला तू अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन दान में दे दे, वो कहेगा अरे मैं क्या करूँ, मैं कहाँ पे जाऊँगा, मैं तो इलेक्ट्रॉन लेस हो जाऊँगा, मेरे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। एंड जैसा हमने बेसिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होता है एटम की, हमारा न्यूक्लियस होता है यानी सारे ऑर्बिट्स होते हैं, तो इसका जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, बिकॉज हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2, ये तो सारे डोनेट हो चुके। जो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस इनकी आपस में लगती,
अब तो डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन फोर्सेस है, ये तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, है ना, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड अगर मैं बोलूँ हमारा न्यूक्लियस है एंड ये हमने बनाए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो तो सेम सी रही, बट हमने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन और गेन करा दिए कार्बन को। तो अभी जो हमारी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो हमारी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। एंड अगेन दिस इज नॉट अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन इन एक्चुअल वर्ल्ड, बिकॉज ना ज़्यादा अच्छा होता है एंड ना कम अच्छा होता है। हमें प्रॉपर बैलेंस रखना चाहिए लाइफ में। दिस इज अ मॉरल लेसन। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मॉरल वैल्यूज। जितनी मैंने केमिस्ट्री आज तक पढ़ी, मैंने हमेशा केमिस्ट्री से कुछ ना कुछ सीखा है। एंड इसमें भी हमें यही लेसन मिलते हैं कि अगर तुम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा रखोगे तब भी तुम खुश नहीं रहोगे, अगर तुम अपनी ज़रूरत से कम रखोगे तब भी तुम खुश नहीं रहोगे। तो वी शुड हैव अ बैलेंस इन लाइफ। ऐसे कार्बन भी कहते हैं कि मुझे एक बैलेंस लाइफ दे दो, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है बाहर की साइड, तो मैं शेयरिंग ज़रूर कर लूँगा। इससे क्या होगा कि जो दूसरे का स्पेस है वो भी मुझे मिल जाएगा एंड उस वाले इलेक्ट्रॉन को भी मेरा स्पेस मिल जाएगा। तो हम सारे आराम से, जो मेरे इलेक्ट्रॉन और उसका इलेक्ट्रॉन है, आराम से पूरे स्पेस पे राज करेंगे एंड स्टेबिलिटी हमारी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। उससे तो बेटर ये ना कि मैं एकदम गरीब हो जाऊँ या मैं बहुत ज़्यादा अंबानी बन जाऊँ, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो इससे बेटर है कि आप अपने प्रॉपर बैलेंस लेके चलिए एंड अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लीजिए जब भी आपको कोई ऐसा केस दिखता है। एंड अगर आप जितनी भी केमिस्ट्री अभी 12th तक पढ़ेंगे उसमें हमेशा ऐसा केस ज़्यादातर कार्बन का ही दिखेगा, तो हमें कार्बन से ही मेनली डील करना होगा। अब हमारा कार्बन और जो दूसरा एटम्स होता है वो कोशिश करते हैं कि हमारा जो आउटर शेल होता है उसमें ऑक्टेट अचीव कर ले, बट जो हाइड्रोजन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्या करता है, आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। ड्यूप्लेट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन है वो किसी के साथ भी बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CH4 NH3, या फिर और भी बहुत सारे होते हैं, आप कितने भी एग्जाम्पल्स ले लीजिए, नो वरीज, राइट। या फिर H2 हमारा बेसिक सबसे सिंपल मॉलिक्यूल नेचर का। अब ये कैसे बनाएगा, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, या तो ये कहेगा भाई तू मुझे 1 इलेक्ट्रॉन देके H+ बना दे, या फिर मुझे 1 इलेक्ट्रॉन देके H- बना दे, या फिर मैं तुझे 1 इलेक्ट्रॉन देके H+ बना दूंगा। अब ये कहेगा मैं तो इलेक्ट्रॉन लेस हो गया, मैं कहाँ पे जाऊँ। अब ये कहेगा मेरे पास, चल मैं तो स्टेबल निकल लिया, लेकिन मेरे पास थोड़ी सी ये फोर्सेस है ना इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की, ये थोड़ी सी फोर्सेस हमारी रिपल्सिव ज़्यादा हो गई है एंड मेरी न्यूक्लियस छोटी सी है, तो मैं इसे मैनेज नहीं कर पा रहा। और जो इसकी है यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन पता नहीं, इसको तो भाई कितनी ज़्यादा अट्रैक्शन वाली न्यूक्लियस की फोर्सेस लग रही होगी, ये तो अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को भी पता नहीं अट्रैक्ट करने लगा होगा, पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल वाली कंडीशन हो गई है ये वाली। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन नेचर। कभी कभी जो रिएक्शंस मैकेनिज्म होते हैं उसमें बीच में इंटरमीडिएट्स बनते हैं, इंटरमीडिएट्स का तो कोई रिएक्शन चल रहा है तो मतलब मिली सेकेंड्स के लिए हमने वो H+ या H- स्पीशीज बनाए, तभी वो किसी के साथ रिएक्ट कर गए, बिकॉज दे आर वेरी वेरी अनस्टेबल। तो ये क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड की शेयरिंग करते हैं, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसे स्पेस मिल जाता है, इसे स्पेस मिल जाता है, आराम से ऐसे घूमते रहते हैं, 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 एंड इससे हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो मैंने अब ये बेसिक फंडा तो बता दिया, तो आगे हम थोड़े से कंपाउंड्स बनाना सीखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, बहुत मेहनत करके बनाए हैं। हाइड्रोजन का मैंने बना दिया, क्लोरीन की मैंने वैलेंसी लिखी KLM 287, बाहर हमारे 7 इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन मुझे यूज़ में नहीं चाहिए था मैंने उन्हें क्रॉस से बना दिया यहाँ पर, और जिस इलेक्ट्रॉन से मुझे बॉन्ड बनाना था मैंने उसे डॉट से बना दिया एंड यहाँ पे कर दिया। अब इन दोनों को आपस में स्पेस मिल गया अपने अपने ऑर्बिटल में, यानी आराम से घूमे जा रहे हैं, बहुत स्पेस है इनके पास। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, वैलेंसी लिखी KL, इन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन, 2 रो से बॉन्ड बनाया, हमारे यहाँ भी 8 हो गए, यहाँ भी 8 हो गए, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, स्टेबिलिटी मिल गई।
इन इलेक्ट्रॉन को भी आपस में घूमने के लिए स्पेस मिल गया। H2O कैसे बनेगा? H2O में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 4 यहाँ पे, तो हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये बॉन्ड बनाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बनाएगा, इनके साथ बॉन्ड बनाया, इसे आपस में स्पेस मिल गया, इसे आपस में घूमने का स्पेस मिल गया, इनका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, मीन्स ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एंड ये आराम से अपने स्पेस में यहाँ पे घूम भी रहे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, घूमो मजे करो, आराम से अपना कंपाउंड बनाओ। ठीक है। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 and 5, तो यहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा बिकॉज यहाँ पे हमारे 3 इलेक्ट्रॉन है। स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा N2 वाला बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 3 से हमने बॉन्ड बनाया एंड हमारा ट्रिपल बॉन्ड बन गया। NH3 कैसे बनेगा? NH3 के लिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी हमारी होती है कॉन्फ़िगरेशन 2-5। 3 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ, 2 बचेंगे, ये आपस में ऐसे ही घूमते रहेंगे एंड इसमें ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। बट एक्चुअली मैंने इसमें ऐसी शेप बनाई है बिकॉज आप अभी 10th में, बट एक्चुअल में इसकी शेप पिरामिडल होती है इस तरह से। एंड ये हमारे पास एक लोन पेयर हो जाता है, H दिख रहा होगा ना, एक पिरामिड टाइप का इस तरह से। एक्चुअल में इसकी शेप ऐसी होती है, बट कोई नहीं, आप ऐसा बना सकते हैं अभी 10th क्लास में या अभी 11th में आप पढ़ेंगे। CH4 क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन C के, कार्बन के 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। एक्चुअल में इसकी शेप ऐसी नहीं होती, इसकी टेट्राहेड्रल होती है इस तरह से, H एंड इन सबका बॉन्ड एंगल सेम होता है 109 डिग्री समथिंग, 109.6 डिग्री टू बी स्पेसिफिक, या फिर 0.28 मिनट्स। ठीक है। इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल, जैसे ट्राइपॉड नहीं होता कैमरा का, काफ़ी यूज़ कर रहे हैं आजकल ब्लॉगर्स वगैरह, देखा होगा, बहुत ट्रेंडिंग है ट्राइपॉड वगैरह वगैरह। तो इसकी शेप एक्चुअल में ऐसी होती है, बट एग्जाम में आप अभी 10th क्लास में तो इस तरह का आप बना सकते हैं। ठीक है। एंड सर्कल से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा जब आपका एग्ज़ाम होगा, इस तरह से कर देना। मैं भी पता नहीं एग्जामिनर का मूड अगर अच्छा नहीं हुआ तो वो नंबर कट कर सकते हैं, जैसे NCERT में दिखाया गया है यहाँ पर। ये लोड नहीं हुआ पेज, आई एम सॉरी। थोड़ा सा PDF में आएंगे, कुछ इशू आ रहा है। लेट्स कंटिन्यू, लोड हो गई है PDF। तो ये CH4 का जैसे इन लोगों ने एक बड़ा सा सर्कल बना दिया है सारे इलेक्ट्रॉन कवर करने के लिए। C के भी इलेक्ट्रॉन है एंड ये हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये सिर्फ अब हाइड्रोजन का नहीं रहा है, अभी C का भी रहा है। एंड ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है वो अब हमारा हाइड्रोजन का भी है, मतलब आपस में दोनों शेयर कर लिया कि ना तेरा ना मेरा, हम दोनों का है, बराबर बराबर है। ठीक है। And the electrons are shared between the atoms and no charged particles are formed. Such covalent compounds are generally poor conductors of electricity. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। Next is allotropes of carbon. कार्बन के अंदर हमारे काफ़ी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। बेसिक हम 3 फॉर्म पढ़ेंगे जो हमारे बेसिक होते हैं, एंड 11th-12th में हम थोड़ा सा 1-2 चीज़ें और पढ़े, लाइक कार्बन ब्लैक वगैरह जो हमारा इंक वगैरह में यूज़ किया जाता है, बट ये 3 हमारे वहाँ 11th-12th में भी चलते हैं। Allotropes of carbon क्या होता है? The element carbon occurs in different forms in nature with widely varying physical properties. मतलब हमारा जो कार्बन है उसकी अलग अलग वो हमारी शेप्स या फिर वो एक्चुअल में कार्बन कंपाउंड्स ही होते हैं, बट उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिटरमाइन होगी? जो हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट हमारा कार्बन ही है और कुछ तो है नहीं, तो अगर एलिमेंट हमारा सब जगह सेम है, कार्बन हमारा सेम है, तो हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी वो सेम होगी, जैसे उसका नेचर वगैरह, बट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी वो डिफरेंट होगी, लाइक हार्डनेस। ठीक है। तो इसके हम 3 पढ़ेंगे। डायमंड बहुत ज़्यादा फेमस है, बताने की ज़रूरत नहीं। ग्रेफाइट जो हमारा पेंसिल में यूज़ होता है, एंड C60। दिस इज़ वेरी न्यू थिंग। जब मैं 10th में आई थी मुझे याद था कि ये
बड़ा अजीब सा नाम लगता था मुझे, एंड मेरे एग्जाम्स में लिखना होता था एंड आई वाज लाइक भाई ये क्या है, बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे धीरे धीरे रियलाइज हो बकमिंस्टर फुलरेन, ये एक बहुत जीनियस साइंटिस्ट ने बनाया था एंड उन्हीं के नाम पे ही रखा गया है। इट इज़ लाइक मेड अप ऑफ 60 कार्बन एटम्स, कैन यू बिलीव इट, 60 कार्बन एटम्स, मैंने इसमें थोड़ा सा दिखाया है। 60 कार्बन एटम से बना होता है, जिसमें हमारी 12 रिंग्स होती है वो 5 कार्बन की होती है, एंड जो 20 रिंग्स होती है वो 6 कार्बन, मतलब ये पेंटागोनल रिंग्स होती है, एंड ये हेक्सागोनल रिंग्स होती है, जैसे इस तरह से। ये हमारी पेंटागोनल रिंग्स हो गई, एंड ये हमारी हेक्सागन, तो पता ही होगा इतने बड़े बच्चे हो, हेक्सागन रिंग्स हो गई। तो जो हमारी हेक्सागन रिंग्स होती है वो हमारी पेंटागन से भी कनेक्ट होती है और आपस में हेक्सागन दूसरे रिंग से भी कनेक्ट होती है, बट जो पेंटागोनल रिंग्स होती है वो हमारी सिर्फ हेक्सागोनल से ही कनेक्ट होती है आपस में। पेंटागोनल रिंग्स मैं कोशिश करती हूँ अगर ऐसे बन जाए तो ऐसे कनेक्ट होती है, बट कभी भी ऐसा केस आपको नहीं दिखेगा इस स्ट्रक्चर में। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल and this is possible. I'm sorry यार, ये हेक्सागन बन गया, ये दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज पॉसिबल, बट ये पेंटागन कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो डायमंड होता है वो बहुत रिजिड होता है, एंड हमारा एक डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये जो मैंने टेट्राहेड्रल डायग्राम बनाया था ना वही होता है। ये आपस में कार्बन होगा, फिर ये आगे कनेक्ट हो जाएगा, 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 इस तरह से कनेक्ट होता रहता है। तो ये मतलब 3D शेप बनाता रहता है अपने आप में, जैसे थोड़ी थोड़ी बननी शुरू हो गई है 3D शेप। अगर आप इसे आगे कंटिन्यू करते रहेंगे तो ये बनता रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे काफ़ी रिजिडिटी मिलती है, यानी काफ़ी हार्ड होता है। ये तो पता ही, कार्बन काफ़ी हार्ड होता है, शाइनिंग होता है। इसका जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बहुत हाई होता है, अराउंड हमारा 2.4 टू समथिंग शायद कुछ था। एंड ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता बिकॉज इसके जो एटम्स होते हैं वो 3D स्ट्रक्चर में काफ़ी स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड होते हैं। बट ग्रेफाइट हमारा एक एक्सेप्शन है एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ग्रेफाइट हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक लौता ऐसा एलिमेंट है, एक लौता ऐसी चीज़ है कार्बन की जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट करती है। जैसे अगर आप पेंसिल से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो ईजिली कंडक्ट कर देगा बिकॉज वो ग्रेफाइट की पेंसिल होगी। जैसे जो आजकल मैकेनिकल पेंसिल चलने लगे उसकी जो लेड आती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। अगर आप उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे उसमें वायर्स वगैरह लगा के तो वो आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा। बट अगर आप उसकी जगह डायमंड से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं कंडक्ट कर पाएगा बिकॉज दैट इज़ वेरी हार्ड एंड उसके जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिडली कनेक्टेड होते हैं आपस में। अब आप पूछेंगे कि ये क्यों कनेक्ट होता है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे कर पाते हैं। इसका स्ट्रक्चर ना काफ़ी डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे ये आपस में एक्चुअली हेक्सागोनल लेयर्स में प्रेजेंट होता है। ये एक लेयर आ गई, 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 इस तरह से। तो इस तरह से ना काफ़ी सारी ऐसे लेयर्स में प्रेजेंट होता है। एंड अगर आप देखोगे ये जो हमारा एक कार्बन आइटम है, ये वाला मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ। ये जो हमारा एक कार्बन आइटम है वो सिर्फ 3 कार्बन से कनेक्टेड है दूसरे। तो इसका हमारे पास तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन ये आपस में ऐसे फ्री घूमता रहता है। इसका भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी एक होगा, इसका भी एक होगा एंड दीज आर वेरी मल्टीपल लेयर्स। तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऐसे फ्री घूमता रहता है। जब हम इससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है मूव कर पाते हैं। तो इससे हमारा जो नेटवर्क होता है, कनेक्ट होता है, वो सारा एक नेटवर्क बन जाता है, पूरा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, राइट। ये शायद इसमें नहीं लिखा है बट मैंने आपको बता दिया। एंड जैसा मैंने बताया इसकी जो लेयर्स है, लेयर्स से क्या होगा, जैसे पेज है, आप पेज को हिला के देखोगे वो आराम से ऐसे हिल जाता है, वो स्मूथ होता है।
अगर आप उसे हिलाओगे। तो ऐसे इसकी भी लेयर्स है, आप उसे धक्का मारने की कोशिश करोगे तो वो भी हमारे स्मूथ होती है एंड स्लिपरी होते हैं, बिकॉज वो हिल जाते हैं अपनी जगह से, वो हिल जाते हैं थोड़ी सी। तो पेंसिल के लिए देखोगे वो हाथों पे भी आ जाती है एकदम। क्यों? बिकॉज उसकी जो लेयर्स में प्रेजेंट होता है, हेक्सागोनल लेयर्स में प्रेजेंट होता है, जो उसकी लेयर्स होती है वो हिल जाती है एंड थोड़ी सी अपने हाथ पे भी आ जाती है। ठीक है, ये हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्मूथ एंड स्लिपरी। एंड कार्बन डायमंड हमारा क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, वाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ऐसा कहते हैं ना कि डायमंड बनने के लिए बहुत ज़्यादा तुम्हें घिसना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर आना पड़ता है, बहुत टेम्परेचर के अंदर आना पड़ता है, तब तुम जाके कहीं चमक पाते हो डायमंड की तरह। तो ये तो हमारा बेसिक मतलब वही है जो हम डेली लैंग्वेज में बोलते हैं, इसमें तो आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी काफ़ी। These synthetic diamonds are small but are otherwise indistinguishable from natural diamonds. ये तो बेसिक ज्वेलर्स की दुकान पर आप मम्मी से पूछना, वो आपको सारी डिटेल बता देगी मुझसे भी अच्छी, बिकॉज हमारी मम्मी को ज़्यादा नॉलेज होती है इसके बारे में। एंड fullerenes form another class of carbon allotropes. The first one to be identified was C60, which has carbon atoms arranged in the shape of a football. फुटबॉल तो देखी होगी, बॉयज़ ने स्पेशली देखी होगी, इनफैक्ट गर्ल्स भी आजकल बहुत आगे बढ़ गई है। तो फुटबॉल इज़ वेरी बेसिक थिंग. It looked like a geodesic dome designed by the US architect Buckminster Fuller, जिसे मैंने बताया था कि उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था। एंड ही वॉज वेरी वेरी जीनियस। उन्होंने इतना मुश्किल स्ट्रक्चर पता नहीं बनाया भी कैसे, हम तो पागल हो जाते छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख के। हमसे तो ये वाले स्ट्रक्चर ही नहीं देखे जाते, हम तभी पागल हो जाते हैं। सोचो उन्होंने वो खुद ही सारा क्रिएट किया होगा। सो हैट्स ऑफ टू हिम। एंड द मॉलिक्यूल वॉज नेम्ड फुलेरिन, राइट? So here we end up with the allotropes of carbon. Last topic for today will be versatile nature of carbon. जैसे मैंने बताया था कि हमारा जो कार्बन होता है वही एक ऐसा एलिमेंट होता है, वो काफ़ी सारी चीज़ें बना पाता है ना। और जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं वो कम चीज़ें बना पाता है, वो कम कंपाउंड्स बना पाते हैं, बिकॉज हमारी इसकी दो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती है जिसे हम वर्सेटाइल नेचर के उन्होंने हेडिंग दी गई, उसे बोलते हैं हम लोग कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी नाम ही समझ आ रहा होगा, कार्बन की हमारी 4 वैलेंसी है, आउटर मोस्ट वैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 वैलेंसी बिकॉज उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। एंड कैटिनेशन क्या होती है? कैटिनेशन इज द एबिलिटी टू फॉर्म द लॉन्गर चेन्स ऑफ द सेम एलिमेंट। जैसे ये मतलब ये कहीं भी कैसे भी ब्रांच चेन, अनब्रांच चेन, ये यहाँ से बनाना शुरू कर देगा, यहाँ से कर देगा, यहाँ से कर देगा, ये कंटिन्यू करता रहेगा, ये कंटिन्यू करता रहेगा। मतलब इट कैन बी वेरी वेरी एंडलेस। जैसे मैंने बताया C60, मतलब बहुत लंबे लंबे कार्बन कंपाउंड होते हैं। जैसे अगर मैं लाइन डायग्राम बनाऊँ जो 11th-12th में सिखाया जाता है, दिस इज़ फॉर एन एग्जाम्पल। मतलब कुछ भी शेप बना सकता हूँ। मैंने एक इंसान की भी शेप बनाई थी और उसकी नेमिंग करी थी IUPAC से, इस तरह से। ये जो हमारे यहाँ पे ये हर एक तिकोना सा है, ये जो पॉइंट है एंड है, ये हमारा हर एक कार्बन आइटम है। तो हमारे इट कैन बी वेरी वेरी एंडलेस। कार्बन हमारी बहुत लंबी लंबी चेन्स बना पाते हैं बिकॉज इसकी 4 वैलेंसी होते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है। एंड 4 वैलेंसी के बाद जब ये अपने ऐसे बॉन्ड फॉर्म करता है उसे स्टेबिलिटी भी मिलती है। एंड सिलिकॉन भी बना पाता है। सिलिकॉन की मेनली हम क्या देखते हैं, S6 या फिर S8। ये क्राउन शेप स्ट्रक्चर्स कुछ बनाते हैं, क्राउन एंड चेयर शेप स्ट्रक्चर्स। वो 11th या 12th की NCERT में है, बहुत अच्छे से दिखा भी रखे, आपको करने भी पड़ेंगे। तो ये सिलिकॉन जो हमारा जो सल्फर है वो बहुत लिमिटेड से बना पाता है, इसके आगे वो जनरली नहीं बना पाता बिकॉज उसकी स्टेबिलिटी कम होने लगती है। बट कार्बन की तुम कितनी भी बड़ी चेन बनाते रहो, वो बनाता रहेगा। इसलिए जो पेट्रोल और कोल वगैरह होता है उनके बहुत लंबे लंबे स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो आराम से बनाता रहता है। एंड वो दूसरे एलिमेंट के साथ भी आराम से बॉन्ड बना देगा। लाइक CH हमने देखा, CO बना देगा, CN बना देगा, इसके साथ बना देगा।
अभी भी इसके पास एक और वैलेंसी खाली है, अभी भी इसके पास 2 वैलेंसी खाली है, अभी भी इसके पास 3 वैलेंसी खाली है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि बहुत लंबी लंबी चेन्स बनाता रहेगा, डिफरेंट एलिमेंट के साथ बनाता रहेगा, और क्या चाहिए। मतलब दिस एलिमेंट, दिस एटम इज वेरी अडेप्टेबल। तुम आओ मेरे पास, बॉन्ड बनाओ, आराम से स्टेबिलिटी रखेंगे, आराम से ऐश करेंगे इस दुनिया में, आराम से अपने कंपाउंड मॉलिक्यूल कुछ भी बनाते रहेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा टेक्स्ट रीड कर देती हूँ बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम्स में तो वही लिखना पड़ेगा, हम ये अपनी नॉर्मल भाषा नहीं लिख सकते। Carbon has a unique ability to form bonds with other atoms of carbon, giving rise to large molecules. This property is called catenation. These compounds may have long chains of carbon, branch chains of carbon, or even atoms arranged in rings. जैसा हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था बकमिंस्टर फुलरेन, राइट। In addition, carbon atoms may be linked by single, double, or triple bonds. Compounds of carbon which are likely by only single bonds between the carbon atoms are called saturated compounds. Very very important. इसमें हमारी 2 कैटेगरीज आती है कंपाउंड्स की, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। हमारे सिंगल बॉन्ड होते हैं सैचुरेटेड में, एंड जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उन्हें हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे हमने देखा CH C डबल बॉन्ड O, आप इन्हें इसे कहोगे सैचुरेटेड? नो। आप इसे कहोगे अनसैचुरेटेड? नो। बिकॉज जो हमारे कार्बन कार्बन के बॉन्ड होते हैं हम उन्हें ही सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड में क्लासीफाई कर सकते हैं। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, मुझे याद है मेरे टीचर ने 11th में पूछा था, एंड हम सब ने, मेरे पूरे बैच ने गलत दिया था। बिकॉज हमें क्या लगता था जहाँ भी हमें डबल बॉन्ड दिख गया, अच्छा दैट इज अनसैचुरेटेड, बी इट विद अनदर एलिमेंट, बी इट विद अनदर एटम। बट ऐसा नहीं होता, कार्बन कार्बन के साथ ही जो हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्लासीफाई करते हैं, अगर सी सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड है, एंड अगर C डबल बॉन्ड C या फिर C ट्रिपल बॉन्ड C है तो वो अनसैचुरेटेड है। इट इज़ ओनली बिटवीन दी कार्बन एटम्स, नॉट विद दी अदर एटम्स, राइट। Compounds of carbon having double or triple bonds between their carbon atoms are called unsaturated compound। यहाँ भी लिखा हुआ है कार्बन एटम, बट हम ध्यान नहीं देते जल्दी जल्दी में। तो मतलब ये बहुत बेसिक चीज़ है, एंड कभी कभी अगर आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो उसमें शायद पूछ भी सकते हैं MCQs में, तो पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज 10th में भी सिखाई जाती है, बट ध्यान नहीं जाता तो मिस्टेक होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। No other elements exhibits the property of catenation to the extent seen in carbon compounds. Silicon form compounds with hydrogen which have chains up to 7 or 8 atoms. But these compounds are very reactive, मतलब these are not very stable in nature। तो वो क्या करते हैं, आपस में किसी और जो नेचर में कुछ और एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं उनके साथ रिएक्ट कर लेते हैं एंड कुछ और बेटर स्टेबल कंपाउंड बना लेते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, hence stable. This gives us large number of compounds with many carbon atoms linked to each other. Next is, since carbon has a valency of 4, it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or atoms of some other monovalent element. Compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements, giving rise to compounds with specific properties which depend on the elements other than carbon present in the molecule. Again, the bonds that carbon forms with most other elements are very strong, making these compounds exceptionally stable. One reason for the formation of strong bonds by carbon is its small size. This enables the nucleus to hold on the shared pairs of electrons strongly. The bonds formed by elements having bigger atoms are much weaker. ये वाला पॉइंट मैं डिस्कस कर लेती हूँ। कार्बन का साइज अगर इतना है हमारा, एंड अगर मैं कहूँ कि एग्जाम्पल के लिए क्या ले सकते हैं, कार्बन क्लोरीन ले लेते हैं, ये कार्बन के नीचे वाले ही ले लेते हैं, कार्बन सिलिकॉन इसके ग्रुप में नीचे ही आता है अगर पीरियोडिक टेबल खोलोगे तो। इसका ये है। अब ये हमारी न्यूक्लियस हो गई, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसके बीच में इतना डिस्टेंस है, तुम्हारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। इसके बीच में कम डिस्टेंस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। नए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी इन्हें ज़्यादा मिलेगी,
अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा इसे थोड़ी सी कम मिलेगी तो ये थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा, बिकॉज इसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम मिल रही है, रिपल्शन ज़्यादा मिल रही है। यहाँ पे रिपल्शन मिल रही है बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ठीक ठाक मिल रही है, तो दिस विल बी मोर स्टेबल दैन दिस। तो ये हमारे नेचर में अच्छे से एग्जिस्ट कर पाते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। बिगर एटम्स आर मच वीकर, मतलब केमिस्ट्री आप जितना रियल लाइफ से रिलेट कर पाओगे आपके लिए उतना इजी होगा, रादर देन क्रैमिंग अप दी होल एनसीईआरटी। ये भी है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये मैम ने मुझे बताया था, ये उस बुक में है, ये इस बुक में है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। यार तुम लोग केमिस्ट्री समझ के तो देखो, इट इज़ वेरी वेरी इजी। अगर आप केमिस्ट्री के बेसिक फंडे समझ लोगे, आप बस केमिस्ट्री को रियल लाइफ से रिलेट करना शुरू कर दो एंड यू आर डन। आई एम सीरियसली सेइंग यू आर डन विद द केमिस्ट्री इवन ऑफ 11th एंड 12th। कोई नहीं रोक सकता आपको 11 केमिस्ट्री में मास्टरी करने से, ओके। तो आज के लिए यहीं तक, एंड ये जो हमारा मोर टू नो है आप इसे रीड करिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगा, बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्कर या 2 मार्कर में, तो ये होमवर्क है, ओके। बाय बाय, टेक केयर।